मूवी की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि एक बेहोश आदमी तेजी के साथ आसमान से नीचे गिर रहा है, लेकिन जमीन से टकराने से पहले वह जाग जाता है और सही समय पर पैराशूट खोलकर पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है। अब कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके आसपास घना जंगल है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि उसके पास हथियार थे। दरअसल इस शख्स का नाम रॉयस है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता तभी एक और शख्स पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है और उठते ही रॉयस पर गन तान देता है। तभी रॉयस उसे गन नीचे करने के लिए कहता है। इसी बीच एक और तीसरा आदमी उनके बीच आकर गिरता है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। शायद लैंड होने से पहले वह अपना पैराशूट नहीं खोल पाया था। तभी अचानक उन पर कोई गोलियां चलाने लगता है। अब रॉयस किसी तरह खुद को संभालते हुए उस शख्स को ढूंढ निकालता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि गोली चलाना बंद करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। दरअसल ये निकोलाई है जो एक रशियन कमांडर है। रॉयस पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। निकोलाई बताता है कि मैं जंग लड़ रहा था, तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और जब मेरी आंख खुली तो मैं आसमान से नीचे गिर रहा था। कुचिलो कहता है कि ठीक इसी तरह मुझे भी प्लेन से फेंका गया था। तभी रॉयस देखता है कि एक स्नाइपर लड़की उन पर गन ताने खड़ी है। दरअसल ये इजाबेल है जो एक इजरायली शूटर है और इसे भी प्लेन से इसी जंगल में फेंका गया है। इजाबेल बताती है कि मैंने कुछ और पैराशूट्स को नीचे गिरते देखा है। जिसके बाद ये चारों लोग पता लगाने के लिए उस तरफ जाते हैं। तभी यहाँ एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम हेंजो है और वह दबे पांव उनका पीछा करता है। अब थोड़ा आगे चलने पर इन्हें दो और लोग मिलते हैं जो आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे थे। इनका नाम मुम्बासा और स्टैन है जो इन्हें देखते ही लड़ना बंद कर देते हैं और चुपचाप इनके साथ हो लेते हैं। तभी आगे चलने पर इन्हें एक और शख्स मिलता है जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। तभी रॉयस गोली चलाकर उसे नीचे उतारता है और पूछता है कि अब तुम कौन हो। वह बताता है कि मेरा नाम एडविन है और मैं एक डॉक्टर हूँ। दरअसल मैं अपने क्लिनिक जा रहा था लेकिन पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गया। अब ये सभी लोग साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेंजो किसी अजीब सी दिखने वाली चीज के सामने खड़ा है जो दिखने में किसी तरह का मॉन्यूमेंट लग रहा था। जब रॉयस पास जाकर देखता है तो यहाँ बहुत सारी हड्डियां पड़ी थीं, जिन्हें देखकर सभी लोग अपनी अपनी अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ क्यों हैं, जबकि इनमें से कोई एक दूसरे को नहीं जानता। तभी रॉयस कहता है कि अगर हमें इस जंगल से निकलना है तो किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। जिसके बाद ये सभी 8 लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तभी निकोलाई एक खास किस्म का पौधा देखता है। वह उसे छूने ही वाला था कि तभी डॉक्टर एडविन उसे रोक लेते हैं क्योंकि ये पौधा बहुत जहरीला था जिसकी एक खरोंच किसी भी आदमी को अपाहिज बना सकती है। अब कई घंटों तक चलने के बाद ये लोग एक ऊंची चट्टान पर पहुंच जाते हैं। तभी इजाबेल यहाँ कुछ देर रुककर आराम करने के लिए कहती है। अब वह डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एक पत्ते का कंपास बनाती है, लेकिन वह बिना रुके गोल गोल घूमने लगता है। तभी रॉयस कहता है कि यहाँ कुछ और भी गड़बड़ है क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं सूरज वहीं का वहीं है। मुझे लगता है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और जिसने भी हमें यहाँ भेजा है उसने हमें सोच समझ कर चुना है क्योंकि हम सब खतरनाक फाइटर्स हैं सिवाय उस डॉक्टर के। अब आराम करने के बाद एक बार फिर सभी लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी इन्हें कपड़े से ढका हुआ एक पिंजरा नजर आता है जिसे सभी लोग बड़ी ही सावधानी के साथ खोलते हैं, लेकिन ये अंदर से खाली था। तभी स्टैन की नजर पेड़ों पर जाती है और देखता है कि यहाँ ऐसे बहुत सारे पिंजरे लटके हैं, शायद जिनके अंदर किसी जानवर को बंद करके आसमान से फेंका गया होगा। लेकिन इन्हें ऊपर से फेंकने वाला कौन है ये कोई नहीं जानता। इसी बात का पता लगाने के लिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी मुम्बासा ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। दरअसल जो एक बेहद खतरनाक ट्रैप था और अचानक हर तरफ से उन पर हमला होने लगता है। अब सभी लोग खुद को उन नुकीली लकड़ियों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते वक्त इजाबेल उस ट्रैप में फंसकर एक गड्ढे में गिर जाती है जिसके अंदर नुकीली लकड़ियां लगी थीं, लेकिन रॉयस वहां आकर उसे बचा लेता है। तभी स्कोप से देखने पर इजाबेल को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है जिसने ये जाल बिछाया था। अब जब सभी लोग उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये शख्स यहाँ मरा पड़ा है। डॉक्टर एडविन उस बॉडी को एनालाइज करता है और बताता है कि ये बॉडी 2 हफ्ते पुरानी है। तभी निकोलाई को उसकी पॉकेट से एक डायरी मिलती है जिससे साबित होता है कि वह एक यूएस सोल्जर था। रॉयस समझ जाता है कि इसने ये जाल किसी और के लिए बिछाया था जो साइज में हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन वह किसी तरह यहाँ से बच निकला और उसने इसे मार दिया। अब जब
सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी मुम्बासा को लगता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन दिखाई ना देने की वजह से वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब सभी लोग चलते चलते जंगल के छोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ के नज़ारे सभी के होश उड़ा देते हैं, क्योंकि जब ये लोग आसमान में देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ कई ऐसे प्लेनेट हैं जिन्हें इन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा। यानी कि एक बात तो पक्की थी कि ये लोग अर्थ से बहुत दूर आ चुके हैं। जिसके बाद रॉयस यहाँ से निकलने के लिए दूसरा प्लान बनाता है और सभी लोग एक बार फिर जंगल की तरफ लौटने लगते हैं। तभी एक ड्रोन उनके ऊपर से गुजरता है और अचानक कुछ जंगली जानवर उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग भी पलटवार करते हुए उनमें से कई जानवरों को मार देते हैं। वहीं स्टैन बचकर भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास गन नहीं थी, लेकिन मुम्बासा उसकी जान बचा लेता है। वहीं इजाबेल की गन में सिर्फ एक गोली ही बचती है, इसीलिए वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक सीटी बजती है और सभी जानवर यहाँ से भाग जाते हैं। अब रॉयस को समझ आ चुका था कि इस जंगल में कोई है जो उनका शिकार करना चाहता है, इसीलिए उसने कुत्तों को भेजा ताकि सभी लोगों को अलग होते ही वह उनका शिकार कर सके। तभी मुम्बासा नोटिस करता है कि उनका एक साथी गायब है। अब अचानक उन्हें कुचीलों की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वह घायल है। इजाबेल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रॉयस उसे रोक लेता है क्योंकि उसे शक था कि शायद हमें फंसाने के लिए ये कोई ट्रैप हो सकता है। तभी वह एक पत्थर उठाकर कुचीलों की तरफ फेंकता है और पता चलता है कि उसका शक सही था। अब सभी लोग फैसला करते हैं कि हमें कुचीलों को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा, वरना उसे बचाने के चक्कर में हम सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन इजाबेल उसे ऐसे दर्द में तड़पता छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह उसे शूट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि कोई छिपकर उन पर नजर रख रहा है जो उनकी कही गई बातों को रिपीट कर रहा था। वहीं रॉयस को लगता है कि अगर हम भागे तो मारे जाएंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि हम उस शिकारी को ढूंढकर खत्म कर दें। जिसके बाद वह डॉग्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और कुछ समय बाद ये लोग एक कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि कुछ लाशें पेड़ से उल्टी लटकी हैं, जिनके शरीर से खाल तक खींच ली गई है और हर तरफ हड्डियों का ढेर लगा था। यानी कि इस प्लेनेट पर इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और अन्य जीवों का भी शिकार किया जाता है, जिन्हें मारने के बाद पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। तभी ये लोग अपने सामने एक बड़े से प्रीडेटर को देखते हैं जो बंधा हुआ था। अब निकोलाई जैसे ही चेक करने के लिए उसके पास जाता है, वह प्रीडेटर जाग जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। जिसके बाद इजाबेल सभी को यहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी मुम्बासा पर कोई हमला कर देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं रॉयस को कुछ अजीब सी आकृति दिखाई देती है और वह उन पर गोलियां चलाने लगता है। साथ ही अपने साथियों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि एलियंस के एडवांस हथियारों का सामना कर पाना आसान नहीं था। अब ये लोग पहाड़ी से लुढ़कते हुए एक झरने में जाकर गिरते हैं और तैरते हुए किसी सेफ जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक ड्रोन उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरता है और उनकी लोकेशन के बारे में पता करके वापस कैंप की तरफ लौट जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस जगह एक नहीं बल्कि 3 शिकारी प्रीडेटर्स हैं। वहीं ये लोग झरने के पास एक गुफा में छिप जाते हैं। हालांकि रॉयस अब उन एलियंस के बारे में जान चुका था, इसीलिए वह सभी को उसका साथ देने के लिए कहता है। जिसके बाद सभी लोग फिर से जंगल में जाकर छिप जाते हैं। तभी इजाबेल स्कोप की मदद से उन्हें देख लेती है। जिसके बाद ये लोग डॉक्टर एडविन को चारा बनाकर उनके सामने भेजते हैं और जैसे ही प्रीडेटर उसका पीछा करता है, इजाबेल उसे शूट कर देती है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि ये प्रीडेटर नहीं था बल्कि उनकी ही तरह आसमान से फेंका हुआ एक क्रिएचर था। वहीं इजाबेल देखती है कि उसका निशाना तो चूक गया था, फिर गोली किसने चलाई। तभी अचानक रॉयस के पीछे एक अदृश्य हंटर प्रकट होता है जिसने उस क्रिएचर को मारा होता है। अब जब वह अपना हेलमेट निकालता है तो पता चलता है कि ये कोई एलियन नहीं है बल्कि एक इंसान है। वह अपना नाम नोलैंड बताता है और बताता है कि मैं उन प्रीडेटर्स से किसी तरह बच निकला था। नोलैंड बताता है कि इन प्रीडेटर्स के सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा है और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। अब सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, जो उन्हें छिपाने के लिए एक पुराने और खराब पड़े शिप के अंदर लेकर जाता है। नोलैंड बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह आर्मी में था और पिछले 8 सीजन से मैं इस प्लेनेट पर फंसा हुआ हूँ। मैं अपने बैच में बचने वाला अकेला इंसान था और शायद अब तक 2 या 3 प्रीडेटर्स को मार चुका हूँ।
नोलैंड बताता है कि इन प्रीडेटर्स को शिकार करना पसंद है, इसीलिए ये एलियंस इंसानों और जानवरों को पकड़ने के लिए अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं और उन्हें किडनैप करके इस जंगल में छोड़ देते हैं। नोलैंड बताता है कि यहाँ 2 तरह के प्रीडेटर्स हैं, छोटे और बड़े। जो बड़े वाले प्रीडेटर्स हैं वो छोटों वालों का शिकार करते हैं। तभी रॉयस पूछता है कि हम उनके स्पेसशिप तक कैसे पहुंच सकते हैं। नोलैंड कहता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसे उड़ा पाना हमारे बस की बात नहीं है, जिसके बाद वह सोने चला जाता है। अब सबके सो जाने के बाद रॉयस इजाबेल के पास जाता है और कहता है कि हमें उस स्पेसशिप को ढूंढना होगा जिसकी मदद से हम घर जा सकते हैं, लेकिन स्पेसशिप उड़ाने के लिए हमें उस गुलाम प्रीडेटर को आजाद करना होगा जिसके साथ हम सौदा करेंगे कि आजादी के बदले वो हमें अर्थ पर पहुंचा दे। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ये जगह जहरीले धुआं से भर जाती है। रॉयस देखता है कि नोलैंड यहाँ नहीं है। दरअसल ये जहरीला धुआं उसी ने छोड़ा था ताकि वह उन्हें बेहोश करके खाने का सामान लूट सके। अब जब काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता तो रॉयस गन से फायर करता है। गोली चलने की आवाज से प्रीडेटर को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वह प्लेन पर आकर नोलैंड को मार देता है। वहीं रॉयस और बाकी सब इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर एडविन उनसे अलग हो जाता है और प्रीडेटर उसे देख लेता है। इससे पहले कि वह डॉक्टर को मार पाता, निकोलाई उस पर हमला कर देता है और डॉक्टर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन निकोलाई ये लड़ाई हार जाता है और मरने से पहले वह ग्रेनेड फोड़कर खुद को उस प्रीडेटर के साथ उड़ा देता है। वहीं बाकी सब लोग समय रहते उस जगह से बाहर आ जाते हैं। स्टैन को लगता है कि अब उनकी जान बच गई है। तभी एक और प्रीडेटर अपने असली रूप में आता है जो यहाँ पहले से ही मौजूद था। स्टैन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन ये एलियन उसकी स्पाइनल कॉर्ड को ही बॉडी से अलग कर देता है। वहीं बाकी लोग मौका पाते ही यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम एक और एलियन को देख पाते हैं जो उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए उन्हें ढूंढ लेता है, जिसके बाद हेंजो उस प्रीडेटर से मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालता है और बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी हम देख पाते हैं कि प्रीडेटर और हेंजो के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है जिसमें वह एलियन हेंजो पर भारी पड़ रहा था, लेकिन हेंजो अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस प्रीडेटर को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई में वह खुद भी मारा जाता है। वहीं हम रॉयस, इजाबेल और डॉक्टर एडविन को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी एडविन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। रॉयस इजाबेल से कहता है कि हमें एडविन को छोड़कर जाना होगा क्योंकि ये अब चल नहीं सकता, लेकिन इजाबेल उसके साथ रहना चाहती थी, इसीलिए वह जाने से मना कर देती है। जिसके बाद रॉयस उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाता है और उस एलियन से मिलता है जिसे प्रीडेटर्स ने गुलाम बना रखा था। रॉयस कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अर्थ पर छोड़ना होगा। ये एलियन इंसानों की भाषा समझ सकता था, इसीलिए वह रॉयस के साथ सौदा कर लेता है। तभी रॉयस उसके हाथ पैर खोल देता है, जिसके बाद वह स्पेसशिप को ऑन करके उसमें अर्थ की लोकेशन सेट कर देता है। वहीं हम एडविन और इजाबेल को देखते हैं जिन्हें उस प्रीडेटर ने किडनैप कर लिया है। वह उनकी बलि देने के लिए उसी जगह लाता है जहां रॉयस था, लेकिन वो दोनों प्रीडेटर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर रॉयस शिप की तरफ भागने लगता है। वहीं बड़ा वाला प्रीडेटर उस गुलाम प्रीडेटर को मार देता है, यानी कि जिस एलियन के साथ रॉयस ने सौदा किया था वह मारा जाता है और वह उसके स्पेसशिप को भी उड़ा देता है जिसके अंदर रॉयस था। वहीं हम इजाबेल और एडविन को देखते हैं जो एक गड्ढे के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि अब एडविन की बॉडी से पैरालाइज का असर खत्म हो चुका है। तभी एडविन अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है और उस जहरीले चाकू से इजाबेल की बॉडी में कट लगा देता है, जिससे इजाबेल की बॉडी भी पैरालाइज होने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एडविन कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि वह तो एक हत्यारा है जो अर्थ पर बेवजह लोगों को मारा करता था। इसीलिए वह इस प्लेनेट पर रहकर प्रीडेटर्स का साथ देना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह इजाबेल को मार पाता, तभी रॉयस वहाँ आ जाता है, जो दरअसल उस स्पेसशिप पर गया ही नहीं था। वह उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकालता है। हालांकि जहर के असर से इजाबेल कुछ बोल नहीं पाती, इसीलिए एडविन रॉयस से झूठ बोलकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉयस उसे मार देता है। जिसके बाद वह एलियन को फंसाने के लिए एक जाल बिछाता है। अब जब वह प्रीडेटर एडविन को ढूंढते हुए उसके पास आता है तो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिससे वह प्रीडेटर दूर जाकर गिरता है
वहीं रॉयस अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर उस एलियन से मुकाबला करता है ताकि वह उसकी बॉडी हीट को महसूस ना कर सके, लेकिन ये एलियन अभी भी उसकी हार्ट बीट सुन सकता था। इसीलिए वह रॉयस पर हमला कर देता है और उसे मारने के लिए अपना वेपन निकालता है। तभी इजाबेल किसी तरह अपनी गन उठाती है और उसे शूट कर देती है, जिसके बाद रॉयस उस प्रीडेटर का सर धड़ से अलग कर देता है और इस तरह ये तीनों एलियंस मारे जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो रॉयस और इजाबेल आसमान की तरफ देखते हैं, जहां आसमान में उन्हें कई सारे पैरासूट्स नजर आते हैं, यानी कि मौत का खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। तभी रॉयस कहता है कि चलो हम घर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी प्रीडेटर सीरीज की तीसरी मूवी, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।